मैं महेश कुमार ढाका, वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लांबोड़ी से मैं बच्चों के लिए कक्षा 10 विज्ञान के लिए एक प्री बोर्ड का पेपर बनाया है, जो चैप्टर अपने जैसे 6, 7 व 9 चैप्टर से इसको लिया गया है। यह पेपर प्री बोर्ड का पेपर है जो अपने वार्षिक पैटर्न के आधार पर बनाया गया है। ये जो वार्षिक का पैटर्न है वो अपने 4 भागों में आएगा। जैसे खंड है, खंड एक के अंदर प्रश्न संख्या प्रथम के अंदर 12 क्वेश्चन आएंगे जो सारे सारे ऑब्जेक्टिव होंगे अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। फिर प्रश्न 2 के अंदर 6 प्रश्न आएंगे जो रिक्त स्थान उनमें भरना है। प्रश्न 3 में अति लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे। इसके अंदर अति लघुतरात्मक में ये भी 12 प्रश्न होंगे जिनका आपको एक ही शब्द में क्या करना है, उत्तर देना है। ठीक। फिर खंड ब आएगा। खंड ब के अंदर 4 से 16 तक क्वेश्चन आएंगे। इन सब एक टोटल क्वेश्चन संख्या 13 होंगी। इनका आपको उत्तर 50 शब्द के अंदर देना है। फिर खंड स के अंदर 17 से 20 तक प्रश्न आएंगे जिनका आपको उत्तर 100 शब्द के अंदर देना है। और फिर खंड द के अंदर 21 से 23 तक प्रश्न आएंगे जिनका उत्तर आपको 250 शब्द में देना। अब हम खंड ए के अंदर जो पहला क्वेश्चन दिया है वह श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले फेफड़ों की इकाई है। श्वसन क्रिया में जो कुपिकाएँ होती है वो ही फेफड़ों की इकाई है। कुपिकाएँ क्या करती है, कुपियों में रक्तवाहिनियाँ होती है जो ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेती है और वो ऑक्सीजन रक्त के वाहिनियों से रक्त में चला जाता है। बाद में शरीर के सभी भागों में क्या किया जाता है, हृदय के द्वारा उसको रक्त को भेज दिया जाता है। अगला, थायरोक्सिन के निर्माण के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है। देखो, थायरोक्सिन के निर्माण थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है थायरोक्सिन। अब क्या होता है कि अगर अपने शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायरोक्सिन का स्रावण कम हो जाता है, जिसके कारण से जो अपनी थायराइड ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है, गले में, जिसकी वजह थायरोक्सिन का हार्मोन स्रावण कम होने से उस थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, गलगंड रोग। अगला है तीसरा, उत्सर्जन क्रिया में भाग लेने वाले वर्ग की इकाई है। अब देखो, उत्सर्जन क्रिया में भाग लेने वाले वर्ग की इकाई होती है वक्राणु, जिसको अपन नेफ्रॉन भी बोलते हैं, और श्वसन क्रिया में भाग लेने की इकाई होती है कुपिका। ठीक है ना। वक्राणु होती है जो उत्सर्जन वर्ग के अंदर होती है, जो अपने एक तरह से क्या होती है, रक्त को क्या करते हैं, छानने का कार्य करती है। कोशिका में ऊर्जा की मुद्रा है। अब देखो, कोशिका में ऊर्जा की मुद्रा का मतलब है जैसे कोई भी श्वसन क्रिया होगी या कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होंगी, ज़्यादातर ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है अपने शरीर के अंदर, जो जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है एक तरह से। तो उन अभिक्रियाओं में क्या होता है कि वो अभिक्रिया होने से ऊर्जा मुक्त होती है। अपन लास्ट में लिखते हैं ना ऊर्जा, वो ऊर्जा किस रूप में होती है, हमेशा ऊर्जा एटीपी के रूप में होती है। अगला, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। देखो, मस्तिष्क होता है 3 भागों से मिलकर होता है। अगर मस्तिष्क, मध्य व पश्च मस्तिष्क। अगर मस्तिष्क के अंदर प्रमस्तिष्क, थैलस और हाइपोथैलेमस होता है, मध्य मस्तिष्क। फिर जो पश्च मस्तिष्क में होता है एक तो अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लेटा। प्रमस्तिष्क क्या करता है, सबसे बड़ा हिस्सा होता है, और ये जैसे सोचने समझने की क्षमताएं हैं, जिसे याददाश्त है, वो सारी परम मस्तिष्क में होती है। 2 तंत्रिकाओं के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं। 2 तंत्रिकाएं होती है, एक तंत्रिका कोशिका और दूसरी तंत्रिका कोशिका, दोनों आपस में मिलते हैं, उसको बोलते हैं सिनेप्स। और एक तंत्रिका कोशिका से सूचनाएं सिनेप्स से होती ही दूसरी तंत्रिका कोशिका में जाती है। मादा हार्मोन है, मादा हार्मोन एस्ट्रोजन है, जबकि नर हार्मोन कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन। अगला, प्रतिवर्ती चाप बनता है। प्रतिवर्ती चाप कब बनता है कि जब संवेदी तंत्र के, जहाँ पर अपन कोई भी क्रिया होती है, कोई कांटा चुभता है या कोई भी, तो वहाँ पर जैसे अपन गर्म वस्तु को छूते हैं तो अपने शरीर की वहाँ से जो कोशिकाएं होती है, जो संवेदी तंत्रिकाएं हैं, वहाँ से अवयव को कहाँ तक लेकर जाती है, मेरुरज्जु तक। और बाद में मेरुरज्जु से जो चालक तंत्रिकाएं होती है वो कहाँ तक लेकर जाती है, सूचने वापस उस लक्ष्य अंग तक, और जिसके अपन उसमें क्या करते हैं, प्रतिवर्ती कार्य करते हैं। तो संवेदी और चालक तंत्रिका कहाँ मिलती है, मेरुरज्जु में। तो वहाँ पर क्या बनता है, प्रतिवर्ती चाप बनता है। पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। कौन सा पादप कोशिका, साइटोकिनिन पादप हार्मोन होता है जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। ऑक्जिन कोशिका में वृद्धि को, जिबरेलिन तन्य में वृद्धि को करता है। मेंडल में द्विसंकरण क्रॉस F1PD में अनुपात था। देखो, द्विसंकरण क्रॉस में F1PD में अनुपात कितना होता है, 9:3:3:1। ये याद रखना अच्छी तरह से, जिसको हम द्विसंकरण क्रॉस भी कहते हैं। निम्न में किससे फूलगोभी का विकास हुआ। देखो, सबसे पहले जो जंगली गोभी थी ना, उसी से फूल गोभी है, बंद गोभी है, लाल गोभी है, गांठ गोभी है, सभी किससे विकास हुआ, जंगली गोभी से, जंगली बंद गोभी से। योग्यता की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया था, डार्विन ने। योग्यता उत्तरजीविता मतलब जो उस वातावरण के अनुकूल योग्य है वो उस वातावरण में जीवित रह गए। जो जीवन संघर्ष के अंदर, वो जो जीवन वातावरण के अनुकूलित नहीं थे, वो क्या हो गए, विलुप्त हो गए। तो योग्यता उत्तरजीविता सिद्धांत किसने दिया था, डार्विन ने दिया था। अब प्रश्न संख्या 2 है, रिक्त स्थान की पूर्ति की। जीवाश्म की आयु का निर्धारण
ठीक है ना। जीवाश्म की आयु का निर्धारण करने की विधि कौन सी है? फॉसिल डेटिंग विधि है, जिसके अंदर कार्बन के द्वारा अध्ययन किया जाता है। मेंडल के अनुसार आनुवांशिक कारकों कहते हैं, क्या कहा जाता है? जीन कहते हैं। पीयूसी ग्रंथियों कहते हैं। देखो पीयूसी ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ध्यान रखना। और अगर अपनी ये आ जाए कि पीयूसी ग्रंथि किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो ध्यान रखना, जैसे जो मस्तिष्क का जो आगे वाला हिस्सा था ना, अग्र मस्तिष्क, उसमें अग्र मस्तिष्क से बनता है एक तो प्रमस्तिष्क, एक थैलस, एक होता है हाइपोथैलेमस। तो पीयूसी ग्रंथि को कौन नियंत्रित तो करता है? हाइपोथैलेमस। पीयूसी ग्रंथि हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होती है। और पीयूसी ग्रंथि कौन सी ग्रंथि भी बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित हार्मोन है। अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा स्रावित हार्मोन होता है? इंसुलिन, जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। मनुष्य में रुधिर में श्वसन वर्णक होता है। कौन सा श्वसन वर्णक होता है? हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। और हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी धातु होती है? आयरन +2। ट्रिप्सिन एंजाइम से स्रावित होता है। देखो ट्रिप्सिन एंजाइम किससे स्रावित होता है? अग्नाशय से। और ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या होता है? प्रोटीन का पाचन। अति लघुतरात्मक प्रश्न है। अब देखो पहला क्वेश्चन है, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियां पाई जाती है अमाशय के अंदर। और इन ग्रंथि से 3 एंजाइम स्रावित होते हैं। पहला कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना। दूसरा कौन सा होता है? पेप्सिन। और तीसरा कौन सा होता है? श्लेष्मा। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो एक तरह से बाहर से आए जीवाणुओं को नष्ट करता है, दूसरे अम्लीय माध्यम बनाता है। पेप्सिन की अभिक्रिया के लिए पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन के पाचन। और श्लेष्मा क्या करता है? उस अमाशय की दीवार अधिक अम्लीय होने से बचाने के लिए उसको सारी बनाने का काम करता है। पौधों में श्वसन बंडल में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? पौधों के श्वसन बंडल में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? जाइलम व फ्लोएम। जाइलम का क्या करता है? जल खनिज लवणों को पत्ती तक पहुंचाता है। और फ्लोएम खाद्य पदार्थों को जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बने उनको कहाँ तक? जड़ों तक व अन्य पादपों के हिस्सों तक पहुंचाता है। पत्ती का हरा रंग किसके कारण होता है? पत्ती का हरा रंग होता है क्लोरोफिल वर्णक होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपने काम में लेते हैं क्लोरोफिल। इसकी वजह से पत्ती का रंग हरा होता है। केशिका गुच्छ पाया जाता है। अब ध्यान रखना, केशिका गुच्छ कहाँ होता है? जो वर्क होता है, वर्क में क्या होती है? वर्काणु। अपने अभी पढ़ा था, वर्क में क्या होती है? वर्काणु। अब वर्काणु क्या होती है? वर्काणु जिसको नेफ्रॉन भी बोलते हैं। अब ये वर्काणु केशिका गुच्छ पाया जाता है, जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। केशिका या बोमेन संपुट एक कप के आकार की संरचना होती है, जिसके अंदर ये नेफ्रॉन के काफ़ी संख्या में जाल होता है, जिसको क्या बोलते हैं? केशिका गुच्छ। और बाद में वहाँ से यू आकार की नेफ्रॉन शुरू होती है। पत्तियों का पौधों से गिरना किस हार्मोन के कारण होता है? एबिसिक अम्ल के कारण। मेडुला ओब्लेटा कार्य, शरीर की जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं इनको नियंत्रण करने का काम कौन करता है? मेडुला ओब्लेटा। अनैच्छिक क्रिया का मतलब जैसे आंखों का, पलकों का झपकना, श्वसन है, ये जो भी जितने भी रक्तदाब है। रक्तदाब मापने के यंत्र का नाम स्पाइगेनोमीटर। कितना होता है अपने शरीर का? 120/80। 120 अनुशीतलन और शीतलन के। पुरुषों में कौन से लैंगिक गुणसूत्र पाए जाते हैं? पुरुषों में अक्ष और वाई जो लैंगिक गुणसूत्र वो पाए जाते हैं। अक्ष होंगे तो मादा होंगी, और अक्ष वाई होगा तो नर होगा। मनुष्य का जंतु वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस होता है। मनुष्य का जो अपन विज्ञान की भाषा में मनुष्य का नाम क्या होता है? होमो सेपियंस। मनुष्य का हाथ तथा पक्षियों के पंख किस प्रकार के होते हैं? मनुष्य का हाथ और पक्षियों के पंख ये समजात होते हैं, अर्थात इनकी उत्पत्ति समान होती है, कार्य भिन्न होते हैं। मेंडल ने वंशागति नियमों के लिए किस पौधे को चुना? मेंडल ने किसको चुना था? मटर को। क्यों? क्योंकि मटर का कार्यकाल 1 साल के अंदर ही होता है और इसमें स्वपरागण होता है, इसलिए उसने मटर को चुना। अब अगला पार्ट है खंड ब। खंड ब के अंदर वायवीय व अवायवीय श्वसन को समझे। वायवीय व अवायवीय। वायवीय श्वसन वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है। वायवीय श्वसन में क्यों होता है? ऑक्सीजन जैसे ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्या कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल बनाता है, ठीक है, ऊर्जा। अवायवीय श्वसन में क्या होगा? इसके अंदर अवायवीय ऑक्सीजन अनुपस्थित तो ग्लूकोज क्या बनाता है? सीधा ही एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, जबकि जल का निर्माण इसमें नहीं होता, ऊर्जा बनती है। अगला है जाइलम व फ्लोएम में क्या अंतर है? देखो जाइलम में क्या होता है? जाइलम क्या करता है? जल व खनिज लवणों को पादप की जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है। फ्लोएम क्या करता है? जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो खाद्य पदार्थ बने उनको कहाँ तक? जड़ों तक वह पादप के अन्य भागों में पहुंचाता है। जाइलम के अंदर परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। जाइलम की दिशा कैसी होती है? ऊपरी मुखी। फ्लोएम किस दिशा में होती है? ऊपरी व अधोमुखी दोनों होती है। और फ्लोएम को परिवहन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा, एटीपी के रूप में। अगला है अपोहन क्या होता है? अपोहन क्या होता है कि कई बार अपने वृक्क खराब हो जाते हैं तो इसके लिए कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया जाता है। किसी बीमारी, संक्रमण या किसी भी कारण से जो वृक्क है वो खराब होने के कारण उनके स्थान पर कृत्रिम वृक्कों का उपयोग किया जाता है, जिसको अपन अपोहन कहते हैं।
ये कृत्रिम ऊपर अपने शरीर के बाहरी हिस्से पर चिपकाए जाते हैं, एक तरह से लगाए जाते हैं, और इसके अंदर काफ़ी नलिकाएँ सी होती है, ठीक है ना, और उन नलिकाओं से, धमनियों से जो ब्लड आता है और इन नलिकाओं से होकर गुजरता है, फिर शिराओं के द्वारा वो शुद्ध रक्त वापस शरीर में चला जाता है, और जो अशुद्धियाँ थी वो इसमें से छन कर दूसरे हिस्से में चली जाती है। अमीबा में पोषण की विधि को समझ आई। अमीबा में पोषण कैसे होता है? अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है और इसमें शरीर की सतह के द्वारा ही पोषण व उत्सर्जन सारी क्रियाएं होती है। तो इसके शरीर की सतह, जो भी कोई खाद्य पदार्थ, कीड़ा मकोड़ा, जीव जंतु जो पास में आते हैं, तो इनके शरीर में किसका निर्माण कर लेता है? अपने कूटपाद। और कूटपाद क्या करते हैं? वो जो कूटपाद बनते हैं, वो कूटपाद किसी भी, जैसे कूटपाद बन के, ये जैसे अमीबा की संरचना यहाँ पर ये कूटपाद बनेंगे ऐसे, ठीक है ना, और ये कूटपाद उस जीवाणु को धीरे धीरे घेरेंगे, घेर के एक झिल्ली का निर्माण कर ले। अंदर वाली झिल्ली को ये क्या कर देते हैं, फिर वो अमीबा तोड़ देता है और वो जीवाणु था वो का शरीर के अंदर चला जाता है, और फिर इसका पाचन करके इसके सरल छोटे कार्बनिक पदार्थों में इसको परिवर्तित कर देता है, और जिससे इसमें इसकी क्या कर लेता है, इससे ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। और जो अपशिष्ट पदार्थ या अपच्य पदार्थ है वो वापस इसकी शरीर की सतह के पास आ जाते हैं, और बाद में इसको अपनी शरीर की सतह के द्वारा वापस उसको बाहर अपशिष्ट पदार्थों को निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार ये सारी अपनी क्रियाएं किसके द्वारा करता है? शरीर की सतह के द्वारा ही करता है, जो कूटपाद निर्माण करते हैं उनके द्वारा। धमनी व शिरा में क्या होती है? देखो, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। धमनी अपने हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में लेकर जाती है। शिराएं अशुद्ध रक्त को हृदय में लेकर आती है। धमनियों की भित्ति मोटी होती है, ठीक है, शिराओं की भित्ति पतली होती है। धमनियों के अंदर वाल नहीं पाए जाते हैं, शिराओं में वाल पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से धमनियों और शिराओं में अंतर होता है। ये इसकी जो भित्ति होती है वो मोटी तो होती है, लेकिन क्या होती है, एक तरह से नरम होती है, इसकी दर्द होती है। हार्मोन और एंजाइम में क्या अंतर है? हार्मोन क्या होते हैं? देखो, हार्मोन तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित रासायनिक पदार्थ हैं, ठीक है ना। एंजाइम किसे? एंजाइम बहिस्रावी ग्रंथियाँ बोल दो या ग्रंथियों से, बहिस्रावी ग्रंथियों से स्रावित पदार्थ होते हैं। हार्मोन क्या करते हैं? उपापचय क्रियाओं में सहायक होते हैं, और एंजाइम उपापचय क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। हार्मोन क्या होते हैं? जो ये अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये हार्मोन को सीधा ही रक्त में स्रावित कर देती है, ठीक है ना। एंजाइम को कहाँ पर? एंजाइम को नलिकाओं के अंदर छोड़ा जाता है। हार्मोन जैसे अपने पीयूसी ग्रंथि है, अग्नाशय है, थायराइड है, ये हार्मोन स्रावित करते हैं। और एंजाइम कौन सी ग्रंथियाँ करती है? जैसे हमने जो भी है, अग्नाशय है, यकृत है, ये किसको स्रावित करता है? एंजाइम को। और ये नलिकाओं में डालती है। जो यकृत से जैसे पीतरस होता है, अग्नाशय से जो ट्रिप्सिन है, वो लाइपेज एंजाइम होता है, वो कहाँ पर? इस छोटी आंत में डाला जाता है। तो ये नलिकाओं में डाली जाती है अपने एंजाइम को। पादप हार्मोन क्या है? पादप हार्मोन वे रासायनिक पदार्थ हैं जो पादप की वृद्धि व विकास में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। प्रत्येक का कार्य, जैसे सबसे पहले कौन सा हार्मोन लेते हैं अपने? ऑक्सीजन। पहले ऑक्सीजन हार्मोन। ऑक्सीजन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन हार्मोन पादप की वृद्धि को में सहायक होता है। ऑक्सीजन पादप के शीर्ष भाग में पाया जाता है, ठीक है, टेप एकदम शीर्ष भाग में पाया जाता है, जो पादप की वृद्धि में सहायक होता है। लेकिन ये इसके ऑक्सीजन की एक खासियत होती है, क्या होती है? ये छाया वाले भाग में चला जाता है। जब सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है उस पादप पर, तो पादप के जो जिस ओर का हिस्सा छाया वाला है, उस ओर ऑक्सीजन चला जाता है। तो ये क्या करता है? पादप में कोशिका की वृद्धि में सहायक होता है। तो पादप के जो छाया वाले भाग में क्या करता है? वहाँ पर उस हिस्से में कोशिका की वृद्धि बढ़ा देता है। धूप वाले भाग में कोशिका की वृद्धि कम होती है, जिसके कारण पौधा किस ओर मुड़ जाता है? सूर्य की ओर। जैसा अपन किस पौधे में देखते हैं? ज़्यादातर सूरजमुखी के पौधे में, ठीक है ना। ऑक्सीजन के बाद में कौन सा था? साइटोकाइनिन, जो कोशिका विभाजन, एक तरह से कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, कोशिका विभाजन बढ़ाता है, ठीक है ना। कोशिका विभाजन का मतलब जैसे फलों बीजों में जो जहाँ पर कोशिका विभाजन ज़्यादा होती है वहाँ पर क्या पाया जाता है? साइटोकाइन। जिब्रेलिन क्या है? जिब्रेलिन तने की वृद्धि में सहायक होता है, ठीक है ना। और लास्ट में आता है एबीसी अम्ल। एबीसी अम्ल क्या करता है? एबीसी अम्ल पादपों में वृद्धि को संदमित करता है, लेकिन ये पादपों में वृद्धि के संदमन के साथ पादपों में भी सहायक होता है। कैसे? जैसे कि ये कई मरुस्थलीय पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया अधिक से पादपों में पानी का पत्तियों से वाष्पोषण अधिक होता है, तो इसे बचाने के लिए एबीसी अम्ल क्या करता है? पत्तियों को पीला करके कर देता है, जिसके पादप की पत्तियां झड़ जाती है और वाष्पोषण पत्तियों में क्या होता है? कम में होता है। पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार का? पादप में रासायनिक समन्वय, पादप में ये जो पादप हार्मोन के द्वारा ही होता है। जो पादप हार्मोन होता है पादप में रासायनिक, पादप में वृद्धि विकास, उसको वृद्धि को कम करना, बढ़ाना, कोशिका विभाजन को प्रेरित करने में सहायक होते हैं। और इन हार्मोन के बारे में आपको बताना है। किस हार्मोन के कारण हृदय की धड़कन बढ़ जाती है? जो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा एड्रिनलिन हार्मोन होता है ना, जिसको अपन कौन सा हार्मोन बोलते हैं? आपातकालीन हार्मोन बोलते हैं। आपातकालीन हार्मोन इसलिए बोलते हैं कि ये संकटकालीन परिस्थिति में स्रावित होता है। जैसे अपन तेज दौड़ रहे हैं या किसी को हमारे सामने भय का वातावरण पैदा हो गया, किसी के कारण घबराहट होगी, जिसके कारण एक एड्रिनल हार्मोन का स्राव हो जाता है। और ये एड्रिनल हार्मोन क्या करता है? हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, जिसके कारण हृदय कहता है रक्त का अधिक पंप करने लग जाता है।
इस कारण हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। और जिस हिस्से के अंदर जो हृदय की जैसे अपन दौड़ रहे हैं तो अपने जैसे कंकाल को, अपनी मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो ब्लड का परिवहन किस ओर हो जाता है, अपनी कंकाल तंत्र की ओर अधिक हो जाता है। समजात अंग व समर्थी अंग को उदाहरण सही समझाए। देखो समजात जिनकी उत्पत्ति समान हो लेकिन कार्य भिन्न हो उसे समजात कहते हैं। जैसे मनुष्य का हाथ है, पक्षियों के पंख हैं, ठीक है ना, जैसे घोड़े की टांगें हैं, इनकी उत्पत्ति समान है। चमगादड़ के पंख है, उत्पत्ति के समान। जैसे अपने जैसे 4 पैर, उनमें से सामने वाले 2 हाथों में परिवर्तित हो गए जो अपन किसी कार्य में सहायक होते हैं। घोड़े के 4 पैर हैं जो आगे वाले दौड़ने में सहायक है। पक्षियों के 4 पैर हैं, उसमें आगे वाले 2 पैर हैं वो पंखों में परिवर्तित हो गए जो उसके उड़ने में सहायक होते हैं। ऐसे अंगों को बोलते हैं समजात। समवर्ती जिनकी उत्पत्ति भिन्न भिन्न हो लेकिन कार्य समान हो, जैसे चमगादड़ होता है, चमगादड़ के पंख व पक्षी के पंख। जो चमगादड़ के पंख होंगे ना, चमगादड़ के पंखों में क्या पाई जाती है, हड्डी पाई जाती है, ध्यान रखना, हड्डियां पाई जाती है, और पक्षियों के पंखों में हड्डी नहीं पाई जाती। तो इसका मतलब इनकी उत्पत्ति तो भिन्न भिन्न है लेकिन कार्य इनका काम क्या है, समान। कार्य का मतलब ये दोनों के, पक्षी के पंख और चमगादड़ पंख का कार्य क्या होता है, उड़ने में सहायक होते हैं। ठीक है, अगला है विकास वर्गीकरण परस्पर जुड़े। विकास वर्गीकरण परस्पर इसलिए जुड़े होते हैं क्योंकि विकास से ही धीरे अपन जैसे विकास से ही वर्गीकरण विकसित हो। इसको हम जैसे अपने माता पिता व अपने जो से भाई बहन हैं उसके आधार पर समझा सकते हैं। जैसे हमारे भाई बहन हैं उनमें आपस में दोनों के अंदर शारीरिक लक्षण और सारी संरचनाएं समान होते हैं, लेकिन अपने जो चचेरे भाई बहन हैं उससे अपनी सारी लक्षण और शारीरिक संरचनाएं उतनी समान नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो अपने चचेरे भाई बहन हैं वो अपने जैसे दादा दादी के पीढ़ी के भाई समजात थे, लेकिन अब धीरे धीरे उनमें क्या हो गए, उनका वर्गीकरण हो गया, तो जिसके कारण वो उनमें भिन्नताएं पाई जाती है। इसका कारण कहने का मतलब है कि जैसे कई भी जैसे अपन देखते हैं जैसे पक्षी और सरीसृप थे प्राचीन समय में, जैसे उनके जीवाश्म निकलते हैं तो उनमें देखते हैं कि जो पक्षी और उनके सरीसृप उनके जीवाश्म अगर दोनों के पाए गए तो आज कुछ पक्षियों के और उन सरीसृपों में कुछ समानताएं थी। इसके कारण वो धीरे धीरे उनमें कई वर्षों के बाद में उनमें वर्गीकरण होता गया, लेकिन उनका उद्भव क्या था, दोनों का सबका समान था। जीवाश्म क्या होता है, जैव विकास प्रक्रिया में क्या दर्शाता है? देखो जीवाश्म क्या होता है, जीवाश्म हमें यह दर्शाता है कि प्राचीन समय में कोई भी जीव जंतु जो दब गए नीचे जमीन भूतरातल के अंदर वो विलुप्त हो गए, लेकिन कई उच्च तापमान, मिट्टी के उच्च तापमान के कारण कई जीव सूख कर चट्टानों के साथ अपनी छाप बना ली और चट्टानों में छाप के अंदर वो अवशेष के रूप में रह गए, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जीवाश्म। ठीक है, जैव विकास प्रक्रिया में क्या दर्शाता है? जैव विकास प्रक्रिया में जीवाश्म से यह दर्शाता है कि प्राचीन समय में जैसे आर्कियोप्टेरिस काल में जो सरीसृप व पक्षी थे उनके अंदर दोनों में क्या पाई जाती थी, दोनों की जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। तो इसी आधार पर हम यह पता लगाते हैं कि दोनों एक ही जाति के थे, बाद में दोनों में अंतर आ गया, वो सरीसृप नष्ट हो गए, आज वो पक्षियों के अंदर परिवर्तित हो गए। डार्विन के विकासवाद की व्याख्या कीजिए। देखो डार्विन का विकासवाद सिद्धांत क्या दर्शाता है? डार्विन के विकासवाद सिद्धांत यह दर्शाता है कि जीवों के अंदर अत्यधिक संतान उत्पन्न की क्षमता होती है, फिर जीवों जो भोजन के लिए, आवास, आपस में वातावरण के लिए आपस में क्या होता है, संघर्ष होता है। संघर्ष में जो योग्य जीव होता है वो जीवित रह जाता है और जो अयोग्य होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यह डार्विन का विकासवाद सिद्धांत बताता है। डार्विन के विकास सिद्धांत में कुछ अपन बिंदु दिए गए हैं। जीवों में अत्यधिक संतान उत्पत्ति की क्षमता, ठीक है ना। फिर होता है जीवन संघर्ष, जीवन के लिए संघर्ष होता है। 3 नंबर पॉइंट प्राकृतिक वर्ण, ठीक है ना। फिर 4 नंबर पॉइंट के अंदर हम क्या लिखेंगे, उत्तरजीविता, योग्यता की उत्तरजीविता, ठीक है ना। 5 में वातावरण के अनुकूलन और छठा है नई जाति की उत्पत्ति। कहने का मतलब है जीवों में अत्यधिक संतान की क्षमता हुई, फिर उनमें क्या हुआ, उनमें जीवन का संघर्ष हुआ। जो प्राकृतिक वर्ण जो प्रकृति के अंदर जो अनुकूलित रह गए, वातावरण के अनुकूलित रह गए, वो उत्तर योग्यता की उत्तरजीविता के लिए रह गए और उससे क्या हो गई, नई जाति की उत्पत्ति हो गई। ये डार्विन का विकासवाद सिद्धांत बताता है। अगला है 7वां, मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है? देखो मनुष्य के अंदर 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, एक्स और वाई, ठीक है। तो मनुष्य के अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी में 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं ना, वो तो नर व मादा दोनों में क्या होते हैं, समान होते हैं। 22 जोड़ी गुणसूत्र तो नर व मादा में समान होते हैं, जो क्या होते हैं, एक्स, उसको क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स बोलते हैं। तीसरा गुणसूत्र आता है
वाई गुणसूत्र, जिसको कौन सा 23वां गुणसूत्र बोलते हैं। अगर ये नर में होगा तो वाई होगा, अगर मादा में होगा तो क्या होता है, अक्स। ठीक है ना। इस 23वें गुणसूत्र के आधार पर ही क्या होता है, लिंग का निर्धारण होता है। 22 गुणसूत्र नर व मादा में दोनों में समान होते हैं, लेकिन 23वां गुणसूत्र भिन्न होता है नर व मादा के अंदर। तो 23वें गुणसूत्र के आधार पर अपन लिंग का निर्धारण किया जाता है। अगर जैसे नर व मादा में निषेचन होगा तो इसे जो संतानों में होंगे, अगर उसमें अक्स अक्स प्रकार गुणसूत्र होंगे तो पुत्री होंगी, अक्स वाई होगा तो पुत्र होगा। तो इसको अपन क्या करेंगे, इसको आपको समझाना है कि इसे, जैसे ये मादा है और ये क्या है, नर है। ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्रॉस करवाना है। एक के अंदर इसमें अक्स अक्स है, इसमें एक में अक्स और एक में वाई। अब ये एक अक्स है, इस अक्स से करेगा डबल अक्स तो मादा, ये इसे तो ये भी मादा। ठीक है ना। फिर ये इसे अक्स वाई तो ये क्या होगा, नर होगा। तो ये भी इसे गिरेगा तो ये क्या होगा, नर। तो 50% तो पुत्रियाँ और 50% ही पुत्र होने की संभावना रहती है। इसको ग्राफ के द्वारा आपको इसको पूरे को समझाना है, क्योंकि ये 3 नंबर के प्रश्न है, खंड सवाल है। मेंडल की आनुवंशिकता के प्रभाविता नियम को देखो। मेंडल की आनुवंशिकता के अंदर मटर के पौधे के अंदर संकरण किया। इसने क्या, मेंडल ने क्या लिया कि प्रथम F1PD के अंदर समयुग्मजी, समयुग्मजी, ये समयुग्मजी का मतलब दोनों युग्म क्या समान है। ये लंबे हैं, मटर के पौधे हैं, और एक क्या है, बोने पौधे। इनमें क्या कराया, इनमें संकरण कराया। तो F1PD के अंदर एक लंबा, एक क्या हुआ, F1PD में जो पौधे प्राप्त हुए वो क्या थे, सारे लंबे थे। लंबे क्यों थे, क्योंकि अंदर ये कैपिटल टी स्मॉल टी पर क्या है, प्रभावी है। तो इसमें F1PD के अंदर कैपिटल टी को क्या बोले, प्रभावी लक्षण, और इसको अप्रभावी। इनमें क्या कराया, स्वपरागण कराने से कौन सी पीढ़ी बनी, F2PD। तो इसको अपन ऐसे समझा सकते हैं, F2PD। इधर ये कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर भी कैपिटल टी स्मॉल टी, इनमें क्रॉस करवाएंगे, आपस में गुणा होगा। ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल, ये 2 स्मॉल टी। तो इसके अंदर देखो ये टी प्रभावी है, ये भी प्रभावी, ये भी प्रभावी। तो भाई लक्षण तो 3:1 हुआ, और जीनी लक्षण N:2:1, क्योंकि ये लंबे, ये बीच के साइज के, और ये बोने पौधे। प्रतिवर्ती क्रिया को सचित्र, प्रतिवर्ती क्रिया आपको बता दिया था, किसी अंग पर जैसे अपने इसे में कांटा चुभता है या किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो वहाँ से जो संवेदी तंत्रिकाएं हैं वहाँ से आवेग को लेकर कहाँ जाती है, अपने मेरुरज्जु में। और मेरुरज्जु से आवेग कहाँ पर जाता है, वापस से उसे लक्ष्य अंग तक कौन लेकर जाती है, चालक तंत्रिकाएं। जो संवेदी तंत्रिकाएं वो मेरुरज्जु में पृष्ठ भाग पर पाई जाती है, और चालक तंत्रिकाएं मेरुरज्जु के अधर नीचे वाले भाग पर पाई जाती है। तो मेरुरज्जु काम करता है, और बाद में ये संवेदी चालक तंत्रिका जो सूचनाएं वो कहाँ तक पहुँचाई जाती है, मस्तिष्क तक की पहुँचाई जाती है। तो जो संवेदी चालक तंत्रिका मिलती कहाँ पर है, मेरुरज्जु के अंदर। तो यहाँ पर प्रतिवर्ती क्रिया से क्या बनता है, प्रतिवर्ती चाप बनता है। ये आपको समझाना है। कई जैसे जीव होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनमें मस्तिष्क ऐसी अविकसित होता है, तो उनका जो मेरुरज्जु होती है वही एक तरह से संवेदी तंत्रिकाओं में संदेश को भेजने का काम, मस्तिष्क का काम करती है। मनुष्य में कुपिकाओं की कार्यविधि, कुपियाँ कार्य मनुष्य के श्वसन तंत्र होते हैं, फेफड़ों के अंदर कुपिकाएँ होती है। कुपियाँ क्या करती है, कुपिकाएँ पारदर्शी होती है, जिसके अंदर रक्तवाहिनी होती है। जो अपन श्वसन क्रिया द्वारा जो ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं, तो कुपिकाएँ के अंदर रक्तवाहिनी उसको अवशोषित कर लेती है, अवशोषित करके रक्त के अंदर भेज देते हैं। रक्त के द्वारा शरीर के सभी भागों ऑक्सीजन का परिवहन कर दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लाकर वापस कुपिकाओं में छोड़ देते हैं। इस प्रकार से श्वसन क्रिया के अंदर कुपिकाएँ काफ़ी योगदान है, यह आपको सचित्र समझानी है। खंड देखो दाय के अंदर पहला क्वेश्चन है, वर्काणु की रचना व कार्यविधि। वर्काणु क्या होती है, वर्काणु नेफ्रॉन होती है, जो किसमें वृक्क में पाई जाती है, उत्सर्जन अंग से संबंधित है। ये क्या होती है, वर्काणु उत्सर्जन में सहायक होती है। जो अपने सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, जैसे बोमेन संपुट होता है, जिसके अंदर कप के आकार की संरचना होती है, जिसके अंदर काफ़ी जैसे नेफ्रॉन होती है, जिसको क्या क्या बोलते हैं, केशिका गुच्छ। वहाँ से जो नेफ्रॉन निकलती है, नेफ्रॉन यू आकार की संरचनाएं होती है, जिसमें समीपस्थ होती है, दूरस्थ होती है। एक जो यू आकार को अपन हेनले का लूप बोलते हैं। इतना अपन को डीपली जाना नहीं है। आपको जो वर्काणु होती है उसके अंदर जो नेफ्रॉन होती है क्या करती है, इसमें अपने शरीर के अंदर जैसे यूरिया है, अपशिष्ट पदार्थ है, ठीक है, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को छानने का कार्य